हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 52 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग आर्टिकल 19 तक पूरा अच्छे से कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिए। आगे आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 20। उससे पहले हम लोग जितना पढ़े उसको आज हम रिविजन करते हुए आगे चलते हैं, कि रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए साथ साथ में नो मतलब साथ साथ में आप लोग को नोट्स करते चलना है। और जैसे कि भाग 1, 2 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग भाग 3 स्टार्ट किए थे, जिसमें से आर्टिकल 12 से 35 तक है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। फंडामेंटल राइट अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, बिल ऑफ राइट से। मूलतः फंडामेंटल राइट 7 था, वर्तमान में 6 है। संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 से हटा करके भाग 12 में रख दिया, आर्टिकल 301 ए में। कहाँ पे? भाग 12 के आर्टिकल 300 ए में रख दिया संपत्ति का अधिकार। मूलतः आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ में था और आर्टिकल 31 में था। जो क्या था? वो फंडामेंटल राइट था। संपत्ति का अधिकार जो था वो फंडामेंटल राइट था। इसके हनन पर हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते थे, बट अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300 ए में रख करके। तो आई होप पूरा आप लोग को साथ साथ में रिवीजन करते चलना है। जैसे कि फंडामेंटल राइट की विशेषता हम लोग देखें, संविधान द्वारा संरक्षित है, न्यायोचित है, यानी कि जस्टिसिएबल है। अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या है फंडामेंटल राइट? परिवर्तनीय है, वाद योग है, इनफोर्सेबल है, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ये राज्य के विरुद्ध है, अगेंस्ट द स्टेट, सरकार के मनमाने कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा देता है। फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध है, सरकार मनमाने तरीके से हम लोग का फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, जैसे कि आर्टिकल 17 हो गया। फंडामेंटल राइट नकारात्मक प्रकृति का भी है और सकारात्मक प्रकृति का है। नकारात्मक कैसे? ये राज्यों पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि आर्टिकल 14। सकारात्मक कैसे? ये राज्यों को कुछ करने का आदेश देता है, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, आर्टिकल 19 हो गया स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 29, 30 ये राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। क्या करता है? फंडामेंटल राइट राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। फंडामेंटल राइट का निलंबन हो सकता है कब? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके एन फंडामेंटल राइट निलंबित किया जा सकता है। हम लोग देखेंगे भाग 20 जब पढ़ेंगे इमरजेंसी, या फिर वहां भी देखेंगे जब राष्ट्रपति शासन हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, वहां भी देखेंगे कि क्या है आपातकाल। केवल नागरिकों को प्राप्त कौन कौन सा है? तो हम लोग याद रखे थे 15, 16, फिर बोले थे डबल करना है 29, 30, फिर बीच में एक याद रखना है 19। केवल नागरिकों को प्राप्त फंडामेंटल राइट 15, 16, 19, 29, 30। और फंडामेंटल राइट उत्तरदायी मूल्यों की स्थापना करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, विधि के शासन की स्थापना करता है। जैसे कि आर्टिकल 14 शासन व्यक्ति के अनुसार नहीं विधि के अनुसार होगा। आगे फिर हम लोग क्या देखें? संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 में क्या देखें? राज्य की परिभाषा, 13 में विधि की परिभाषा। फंडामेंटल राइट के कितना प्रकार है? 6 प्रकार। हम लोग देखें कहाँ से? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक। फिर है 33 में सशस्त्र विद्रोह के बारे में, और आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में, और 35 में संसद को अधिकार है। फंडामेंटल राइट के कितना प्रकार है? टोटल 6। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल
32 में। फिर हम लोग देखें अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे कि सरकार, केंद्र सरकार में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकार में विधानमंडल हो गया, विधानसभा, विधान परिषद। भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, जैसे कि आरबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, यूपीएससी हो गया, ओएनजीसी हो गया, एसएआईएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, बीसीसीआई हो गया। बीसीसीआई को अभी लेटेस्ट अपडेट किया गया है, तो इसे ध्यान रखना है। स्थानीय निकाय, पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, सब राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है। न्यायालय में क्या है, जब न्यायालय न्यायिक काम करता है तब इसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। जब न्यायालय प्रशासनिक काम करता है तब इसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। फिर हम लोग देखें राज्य नहीं है कौन, जैसे कि एनसीईआरटी, यूनाइटेड नेशन। फिर हम लोग देखें आर्टिकल 13, जो भी विधियां फंडामेंटल राइट के विरुद्ध होगा उसे हम शून्य घोषित कर दिया, उसे शून्य घोषित किया जाएगा। यानी कि जो भी विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत होगी वह विधि शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 13 क्लोज 1, 2, 3, 4। पहला में क्या है, आर्टिकल 13(1) में क्या दिया गया है, संविधान लागू होने से पहले की विधियां उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो। क्या 1 में, संविधान लागू होने से पहले जो भी नियम कानून होगा उस सीमा तक रद्द हो जाएगा जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो। फिर है आर्टिकल 13(2), राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट का हनन या कम करता हो। ऐसा कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट का हनन या कम करता हो। ऐसा कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। फिर 13 सब क्लॉज 3 में क्या है, विधि की परिभाषा दिया गया है। क्या है, संसदीय कानून, अध्यादेश, नियम, विनियम, रीति रिवाज, ये सब विधि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत। फिर नियम, विनियम, रीति रिवाज सब क्या विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। फिर क्या, आर्टिकल 13(4) संविधान संशोधन 368 को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना। बाद में केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा, यानी कि संविधान संशोधन को भी विधि की परिभाषा के अंतर्गत रखा। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा आर्टिकल 13(4) को जोड़ा गया था। फिर न्यायिक समीक्षा क्या है, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 अदालतों को यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को यह जांचने की शक्ति देता है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के अनुरूप है या नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, यूएसए से प्रेरित है। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से प्रेरित है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को शक्ति है। फिर हम लोग देखें फंडामेंटल राइट का महत्व क्या है। फंडामेंटल राइट को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 13 हम लोग देख रहे थे, तो आर्टिकल 13 का महत्व क्या है, तो ये आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट को सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान सर्वोपरि है। यह न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। फिर हम लोग निष्कर्ष में देखें, आर्टिकल 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून, चाहे वह संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद का हो, नागरिकों के फंडामेंटल राइट को छीन या कम नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो उसे अदालतें रद्द कर सकती है। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो कानून होगा या संविधान लागू होने से पहले का होगा या संविधान लागू होने के बाद का होगा, और नागरिकों के फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती है, ना ही उसे कम कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो अदालत उसे शून्य घोषित कर सकती है। तो निष्कर्ष में हम लोग ये लिखे। फिर हम लोग देखें इसी के अंतर्गत है पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेबिलिटी। कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के असंगत होगी तो केवल वही असंगत भाग ही शून्य होगा, बाकी सारा नहीं। जैसे कि सेव का एग्जांपल देते हैं, जितना सेव का भाग खराब हो जाता है उतना हम लोग काट के साइड कर देते हैं, ना कि पूरा सेव को फेंक देते हैं। तो वही पृथक्करण का सिद्धांत, जितना खराब है उतना पृथक कर दीजिए, पूरा कानून को शून्य नहीं करना है।
फिर है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। संविधान संविधान पूर्व का कोई कानून जो फंडामेंटल राइट के असंगत है वह पूरी खत्म नहीं होगा बल्कि निष्क्रिय हो जाएगा। क्या आच्छादन मतलब वो सो जाएगा। संविधान पूर्व का कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के असंगत है वह पूरी खत्म नहीं होगा बल्कि निष्क्रिय हो जाएगा। फिर है अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वैप्स। भारत में फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं किया जा सकता है क्योंकि फंडामेंटल राइट व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए। क्या अधित्याग। फिर है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। हम लोग आर्टिकल 14 में देखे थे, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 14 में स्पष्ट। फिर हम लोग देखे दोनों को कैटेगराइज करके अलग अलग देखे, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता नकारात्मक अवधारणा है और ब्रिटिश अवधारणा है, और विधियों के समान संरक्षण सकारात्मक अवधारणा है और अमेरिकी अवधारणा है। इसका अर्थ क्या है, सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होगा। और विधियों के समान संरक्षण का अर्थ क्या है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। फिर हम लोग आर्टिकल 14 के अपवाद देखें। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार देता है कि पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अपने कर्तव्यों के पालन के लिए वे किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं होंगे। फिर आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों के लिए, और आर्टिकल 194 विधानसभा के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार दिया गया। आर्टिकल 14 का अपवाद क्या है विशेषाधिकार, संसद या विधानसभा में कही गई किसी भी बात या डाले गए वोट के लिए सदस्यों पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोई भी संसद के अंदर कोई भी काम बात हुआ उसे अदालत में नहीं ले जा सकते हैं, कोई वोट डाला गया उसे अदालत में आप मुकदमा के तौर पर नहीं लाया जा सकता है। फिर आर्टिकल 31C में क्या बोला गया है कि राज्य डीपीएसपी के आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए यदि कोई विधि बनाती है तो उसे आर्टिकल 14 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि राज्य आर्टिकल 39 के B और C को लागू करने के लिए कोई विधि बनाती है तो आर्टिकल 14 के तहत उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आर्टिकल बी में क्या था, आर्टिकल 39B में क्या था, संसाधनों का समान वितरण किया जाए। आर्टिकल 39C में क्या था, संसाधनों का विकेंद्रीकरण ना हो, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथों में ना हो, संसाधनों का केंद्रीकरण। फिर हम लोग देखें आर्टिकल 15 जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसमें टोटल 6 खंड है। आर्टिकल 15(1) में है भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अन्य आधारों पर कर सकता है। फिर दूसरा में क्या है, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपरोक्त 5 के आधार पर, यानी कि 5 के आधार पर मतलब ये हो गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उपरोक्त 5 के आधार पर राज्य व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल हो गया, मनोरंजन स्थान हो गया, कुआं हो गया, तालाब आदि में जाने से रोक नहीं सकता है। और फिर 3 में क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। आर्टिकल 15(4) में क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, विशेष करके SC और ST के लिए। इसे कब जोड़ा गया था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और 15(5) में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण एवं शुल्क में छूट दी जाएगी। किसे, OBC हो गया, SC हो गया, ST को। इसे इंक्लूड किया गया था 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण, यानी कि EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसे कब इंक्लूड किया गया था, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत।
आर्टिकल 15 का क्या निष्कर्ष है? आर्टिकल 15 समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, लेकिन सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से वंचित वर्गों के उत्थान को विशेष शक्तियां भी देता है। फिर आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समता की बात करता है। 16(1) में है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर है। आर्टिकल 16(2) में क्या है? 7 आधार पर 5+2 7 आधार पर, यानी कि 5 हम लोग जो देखे थे, जन्म, मूलवंश, लिंग, टोटल 7 आधार पर, और इसमें से 2 इंक्लूड हुआ था, उद्भव और निवास, यानी टोटल 7 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं फिर आर्टिकल 16(3) में दे दिया गया कि निवास के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव कर सकता है, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। फिर आर्टिकल 16(4) में है कि राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पदों या नियुक्ति में आरक्षण जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें आरक्षण दिया जाएगा। पदों में दिया जाएगा और नियुक्ति में क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उसमें उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो उस टाइम उनको आरक्षण दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 16(a) SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण कब जोड़ा गया? इसे 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। 16(4)A SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण। फिर 16(4)B कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग 81 संविधान संशोधन 2000 में इंक्लूड किया गया। इसे बैकलॉग का पूरा कहानी हम लोग बताए थे। फिर है 16(5) धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के व्यक्ति का नियोजन का प्रावधान है। फिर 16(6) में EWS के बारे में बताया गया। कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताए थे कि यहाँ सीटें जब खाली हो जाती है तो आगे जाके इंक्लूड हो जाती है, वहां भी जब खाली होती है तो फिर जनरल कोटा में चल जाता है। फिर है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 10% आरक्षण की व्यवस्था है। EWS का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। पारिवारिक आय 8 लाख रुपया से कम होना चाहिए वार्षिक। 5 एकड़ जमीन से ज्यादा ना हो, कहाँ पे? गांव में। और शहर में 1000 वर्ग फीट का फ्लैट नहीं होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी का अंत किया गया। ना ही संविधान में और ना ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में इनको परिभाषित किया गया है। अनटचेबिलिटी को ना ही संविधान में परिभाषित किया गया है और ना ही नागरिकता संरक्षण अधिनियम 1955 में इसे परिभाषित किया गया है। ये हर तरह के छुआछूत को समाप्त करता है, हर नागरिकों को सम्मान और समान व्यवहार के साथ रहने का सशक्त प्रावधान करता है। आर्टिकल 17। फिर आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल उपाधियों का अंत करता है। केवल सैन्य और विद्या के क्षेत्र में अनुमति है। भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से अगर उपाधि नहीं प्राप्त करेगा, भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी उपहार पद स्वीकार नहीं कर सकता है। उद्देश्य क्या है? समाज में समानता लाना होगा। समाज में समानता लाना। राष्ट्रीय सम्मान क्या है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान दिए जा सकते हैं। इसे नाम के आगे उपाधि के रूप में नहीं लगा सकते हैं। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक, जिसमें से आर्टिकल 19 को हम लोग 6 स्वतंत्रता देखे थे। वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रतिबंध लगाता है 19(2) के तहत। आर्टिकल 19(a) उसमें से सब क्लॉज A, B, C, D, E, F को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा करके भाग 12 में आर्टिकल 300A में रख दिया गया। फिर है G, तो टोटल कितना इसमें? 6। वहीं आर्टिकल 19 से लेकर के 6 तक, यानी 19(2) से लेकर के 6 तक युक्त प्रतिबंध लगाता है। तो पहले कौन सी स्वतंत्रता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता, और व्यापार और पेशा अपनाने की स्वतंत्रता।
आर्टिकल 19(1) ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में अन्य कई स्वतंत्रताएं को शामिल किया गया, जैसे अपना विचार प्रकट करना, कैसे बोल करके, लिख करके, चित्र, फिल्म आदि के द्वारा। प्रेस की स्वतंत्रता है, जानने की स्वतंत्रता है, मौन रहने की स्वतंत्रता, आलोचना करने की स्वतंत्रता, प्रसारण करने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। इसमें हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते। ध्वजारोहण कर सकते हैं, टेपिंग कर सकते हैं, इंटरनेट प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, विज्ञापन करने की स्वतंत्रता है। इतना सारा इंक्लूड किया गया था, और सारा बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड किया गया। फिर युक्त युक्त प्रतिबंध, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। देश की एकता अखंडता प्रभावित नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19(2) से लेकर के 19(6) तक सरकार युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अगर आपको स्वतंत्रता दी है तो वहां पे युक्त युक्त प्रतिबंध भी है। क्या 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 नहीं होना चाहिए? देश की एकता अखंडता प्रभावित नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, नैतिकता को ध्यान में रख करके आपको कुछ भी कार्य करना है, सुरक्षा को बनाए रखना है, मानहानि के दायरे में रख करके काम करना है, न्यायालय की अवमानना नहीं करना, शत्रु देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 19 का हम लोग निष्कर्ष देखें। आर्टिकल 19 नागरिकों को एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक समाज में जीने के लिए आवश्यक मूल अधिकारों का एक सेट प्रदान करता है, जो राष्ट्रहित में उचित सीमाओं के अधीन है। क्या है? आर्टिकल 19 नागरिकों को एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक समाज में जीने के लिए आवश्यक मूल अधिकारों का सेट प्रदान करता है, जो राष्ट्रहित में उचित सीमाओं के अधीन है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 20 को देखते हैं। तो साथ साथ में नोट करते चलिए आप लोग। इसका टाइटल क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है टाइटल? लिखिए। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसे टोटल 3 खंड में हम लोग देखेंगे। एक, दो, तीन। क्या यहाँ? आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। इसी तरह आप लोग भी नोट करते चलिए। आइए हम लोग नोट करते हैं। पहला क्या है? पहला है आर्टिकल 20(1) में कार्योत्तर विधि से संरक्षण। क्या है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस समय लागू किसी कानून का वह उल्लंघन ना किया हो। किसी भी व्यक्ति को तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक उस टाइम लागू कानून का वो उल्लंघन ना किया हो। अपराध, पहला बात इसमें है। दूसरा, इसमें इसी में लिखा गया है कि अपराध करते समय जितना सजा था उतना ही सजा दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते। फिर है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। इसमें क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियो पार्टी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियो पार्टी। इसमें क्या है? एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दोहरा दंड नहीं दे सकते हैं। फिर है आर्टिकल 20(3). इसमें क्या बताया गया है? आत्मदोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं खड़ा कर सकते हैं। उनका उंगलियों के निशान हो गया, ब्लड सैंपल, हस्तलिपि नमूने आदि नहीं ले सकते। तो इस तरह
बताया गया है। तो हम लोग कैटेगराइज करके देख रहे हैं ताकि चीजों को अच्छे तरीके से जल्दी याद किया जा सके। तो पहला क्या है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। क्या इसका, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसमें क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। इसमें क्या है, आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, आत्म दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, के विरुद्ध संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपो लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोस्ट लॉ। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, जियोफैर्डी, आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो आइए नोट कर लेते थोड़ा। क्या इसमें, कार्योत्तर विधि से संरक्षण यानी किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। है? किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं कर सकते हैं जब तक कि जब तक कि उस समय उस समय लागू उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, ना किया हो। इसी के नीचे आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है कि अपराध करते समय जितना सजा था उतना ही सजा दी जाएगी, उससे ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। क्या है, अपराध करते समय जितना सजा थी उतना ही दी जाएगी, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं। फिर हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, दोहरे दंड से संरक्षण यानी कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। क्या इसमें, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
नहीं चलाया जा सकता है, ना ही उसे दंडित, ना ही उसे दंडित किया जा सकता है, यानी कि एक से ज्यादा बार दंडित भी नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है, आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध में संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ, स्वयं अपने खिलाफ सबूत, सबूत हो गया, गवाही हो गया, अपराध, अपराध हो गया, अपराध स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसी में बताया गया है कि उंगलियों, उंगलियों के निशान, उंगलियों के, उंगलियों के निशान हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, हस्तलिपि हो गया, हस्त, हस्तलिपि हो गया, हस्तलिपि के नमूने देना शामिल नहीं है, देना शामिल नहीं है। तो देख लिया हम लोग आर्टिकल 20 को। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 21 को, पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, ये सब थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि साथ साथ में आपके साथ नोट भी कर रहे हैं हम। नोट करने के बाद जितना भी चीज़ें आप लोग को शायद कॉपी में नोट भी हो जाएगा, इसी तरह आप लोग का नोट्स भी तैयार हो जाएगा, तो साथ साथ में आप लोग को भी नोट करते चलना है। तो आर्टिकल 20 में हम लोग देख लिया अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तीन भागों में बांट के देखेंगे, तीन खंड है इसका, 20(1), 2, 3। पहला में क्या है, कार्यतर विधि से संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं कर सकते जब तक कि उस समय लागू किसी कानून का वो उल्लंघन ना किया हो। दूसरा क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चला सकते। तीसरा क्या, आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, कार्यतर विधि से संरक्षण। समझ गया? तो मिलते कल फिर हम लोग, और हम लोग तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।